मूवी की शुरुआत होती है एक बहुत डार्क और डिप्रेसिंग मूड के साथ। हर तरफ साइलेंस है। बैकग्राउंड में हमें पोली की आवाज सुनाई देती है। पोली कहती है, मैं थक चुकी हूँ, अब मैं गिव अप कर चुकी हूँ। हर रोज मैं नया स्टार्ट करती हूँ, लेकिन कुछ भी चेंज नहीं होता। दुनिया आगे बढ़ रही है और मैं अभी भी वही की वही हूँ। अचानक उस साइलेंस के बीच एक आवाज आती है जो उससे पूछती है, पोली तुम क्या चाहती हो? पोली बिना सोचे जवाब देती है, बस ये दर्द खत्म हो जाए। इसके बाद हम पोली को घर आते हुए देखते हैं। उसका घर बहुत बड़ा और लग्जूरियस है, लेकिन अंदर का हाल बिल्कुल उल्टा है। घर बिखर चुका है, जैसे उसे किसी चीज की परवाह ही ना हो। जब पोली अपना फोन ऑन करती है, स्क्रीन पर मिस्ड कॉल्स और वॉइस मैसेजेस की लाइन लगी होती है। उसकी मॉम के कॉल्स, पोएट्री क्लासेस के रिमाइंडर्स, उसकी सिस्टर, उसका बॉस। पोली सबको इग्नोर कर रही होती है। ये सब क्लियरली दिखाता है कि पोली डीप डिप्रेशन में है। खुद को काम करने के लिए वो एक ड्रिंक बनाती है और मिरर के सामने खड़ी होकर अपने इंटरव्यू की प्रैक्टिस करने लगती है। लेकिन जैसे ही वो बोलना शुरू करती है, उसके वर्ड्स रुक जाते हैं। वो अपने बारे में एक भी अच्छी बात नहीं कह पाती। तभी अचानक डोरबेल बजती है। पोली शॉक हो जाती है, इतनी रात को कौन हो सकता है? जब वो दरवाजा खोलती है तो सामने एक बुजुर्ग औरत खड़ी होती है। वो थान से कांप रही होती है, कंफ्यूज सी लग रही होती है। वो औरत बताती है कि वो किसी और के घर जाना चाहती थी, लेकिन गलती से यहाँ आ गई। पोली उसे डायरेक्शन समझाने लगती है, लेकिन टैब नोटिस करती है कि वो औरत बहुत ज्यादा थान में जम चुकी है। इंसानियत के नाते पोली उसे अंदर बुला लेती है। अंदर आते ही बुजुर्ग औरत पानी मांगती है। जब पोली उसे ग्लास पकड़ाती है, तब उसकी नजर उस औरत के हाथ पर पड़ती है। उसके हाथ की कुछ उंगलियां मिसिंग होती है। ये देखकर पोली अनकंफर्टेबल हो जाती है। वो पूछती है, क्या मैं किसी को कॉल कर दूं? लेकिन बुजुर्ग औरत अजीब सा जवाब देती है, मुझे मॉडर्न फोन्स यूज करना नहीं आता। फिर वो पोली को एक कार्ड देती है जिसमें उसके बेटे का नंबर लिखा होता है। उसके बाद वो औरत रैंडम बातें करने लगती है। वो पोली से पूछती है, क्या तुम शादीशुदा हो? क्या तुम्हारे बच्चे हैं? तुम इतने बड़े घर में अकेली क्यों रहती हो? पोली सिर्फ सुन रही होती है। और यही से इस कहानी का सबसे मिस्टीरियस और डेंजरस फेज शुरू होता है। इस कॉन्वर्सेशन के बाद अचानक उस बुजुर्ग औरत का बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो जाता है। उसका चेहरा स्कैरी हो जाता है। वो पोली को घूर कर देखती है और कहती है, अब मैं शुरू करूंगी। इस मोमेंट पर वो औरत बहुत अजीब और अननेचुरल लग रही होती है। पोली डर जाती है। वो औरत अपने बैग से एक पुराना लकड़ी का बॉक्स निकालती है और टेबल पर रख देती है। फिर ठंडे और कॉन्फिडेंट टोन में कहती है, तुम अब फंस चुकी हो। वो सीधा पोली की आंखों में देखकर बोलती है, तुम मरने वाली हो। पोली का दिमाग फ्रीज हो जाता है। वो औरत कामली कहती है, तुम चाहो तो गम मना लो, तुम चाहो तो डर जाओ, लेकिन सच चेंज नहीं होगा। आज रात तुम्हारी मौत लिखी जा चुकी है अगर तुमने रूल्स फॉलो नहीं किए। और याद रखना, तुम्हारा डर ही तुम्हें खत्म करेगा। शॉक में पोली खड़ी हो जाती है और गुस्से में चिल्लाती है, तुम पागल हो, अभी मेरे घर से बाहर निकलो। दरवाजा बंद करने से पहले वो औरत एक लास्ट वार्निंग देती है, पुलिस को कॉल करने की गलती मत करना। तुम्हें लगेगा ये एक नाइटमेयर है, लेकिन मुझे पता है तुम इस नाइटमेयर से कभी नहीं जाग पाओगी। औरत चली जाती है। पोली तुरंत दरवाजा लॉक कर देती है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है। वो बॉक्स उठाती है और घर से बाहर ले जाकर स्ट्रीट के बीच रख देती है। फिर तुरंत अपनी मॉम को कॉल करती है और सब कुछ बताने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी मॉम बिलीव नहीं करती। वो सोचती है पोली इंटरव्यू के स्ट्रेस की वजह से अजीब बातें कर रही है। उसकी मॉम कहती है, हो सकता है कोई तुम्हारे साथ प्रैंक कर रहा हो, तुम थोड़ा रेस्ट करो। कॉल पर बात करते करते पोली बाहर ही बॉक्स को हिलाकर देखती है।
बॉक्स बिल्कुल साइलेंट होता है, कोई मूवमेंट नहीं। पॉली सोचती है शायद सच में ये सब एक प्रैंक था। वो घर वापस चली जाती है, लेकिन यहीं पर सबसे डिस्टर्बिंग चीज होती है। घर पहुंचने से पहले ही वो देखती है कि वो वुडन बॉक्स फिर से उसके घर के अंदर पड़ा हुआ है। पॉली कंफ्यूज हो जाती है। वो सोचती है शायद उसने ही गलती से बॉक्स अंदर लाया होगा। इस थॉट को इग्नोर करके वो ऊपर चली जाती है और वो ड्रेसेस ट्राई करने लगती है जो उसकी मॉम ने भेजे होते हैं। हर ड्रेस पहनकर वो फोटो लेती है और मॉम को सेंड करती है। लेकिन जब बाद में वो पिक्चर्स दोबारा देखती है तो एक फोटो में उसके पीछे एक अननोन औरत नजर आती है। वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं होती, बस एक डार्क शैडो, एक एंटिटी जो क्लियरली ह्यूमन नहीं लगती। और इसी के साथ पॉली को एहसास होता है कि ये प्रैंक नहीं था, ये सिर्फ शुरुआत थी। अचानक एक घोस्टली आवाज पॉली का नाम लेती है। आवाज सुनते ही पॉली घबरा कर नीचे भागती है और खुद को काम करने के लिए सिगरेट जला लेती है। तभी अचानक उसका फोन रिंग करता है। वो फिर से डर जाती है, लेकिन इस दफा मैसेज उसकी मदर का होता है। पॉली दोबारा सब कुछ बताती है। उसकी मॉम कैजुअली कहती है, ये सब तुम्हारी इमेजिनेशन है, बस जाकर सो जाओ। थकी हुई पॉली मान जाती है और काउच पर बैठ जाती है। लेकिन तभी उसकी नजर फिर से उस वुडन बॉक्स पर पड़ती है। उसका दिल कह रहा होता है कि जो कुछ भी हो रहा है सब उस बॉक्स से कनेक्टेड है। पॉली बिल्कुल श्योर होती है कि उसने बॉक्स को वहाँ टेबल पर नहीं रखा था। पैनिक में वो अपने बेडरूम की तरफ भागती है। वो फिर अपनी मॉम को कॉल करती है और इसी दौरान बॉक्स खोल देती है। बॉक्स के अंदर होता है एक आग ग्लास, और जैसे ही पॉली देखती है काउंटडाउन शुरू हो चुका होता है। तभी फोन पर उसकी मॉम की आवाज चेंज हो जाती है। वो आवाज कहती है, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। अगले ही सेकंड एक खौफनाक हंसी सुनाई देती है। पॉली घबरा कर उठने की कोशिश करती है, लेकिन उससे पहले ही आवाज अनाउंस करती है, तुम मरने वाली हो। पॉली तुरंत कॉल काट देती है, लेकिन सिर्फ कुछ सेकंड्स बाद फोन फिर रिंग करता है। डर के बावजूद वो कॉल पिक करती है। इस बार दूसरी साइड से वो एंटिटी रूल्स एक्सप्लेन करती है। वो कहती है, एक गेम चल रहा है और जिंदा रहने के लिए तुम्हें बॉक्स के अंदर 3 चीजें रखनी होंगी। पहली, वो चीज जिससे तुम सबसे ज्यादा नफरत करती हो। दूसरी, जिस चीज की तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत है। तीसरी, जिस चीज से तुम सबसे ज्यादा प्यार करती हो। आवाज वार्निंग देती है, अगर तुम झूठ बोलोगी या गलत चीज रखोगी तो हमें पता चल जाएगा। पॉली बॉक्स की तरफ देखती है। आग ग्लास की रेट खत्म होने वाली होती है। उससे समझ आ जाता है कि उससे जल्दी फैसला लेना होगा। उससे याद आता है पहला रूल, कुछ ऐसा देना है जिसे वो हेट करती हो। उसकी नजर पड़ती है सिगरेट के पैक पर। वो याद करती है कि वो स्मोकिंग से नफरत करती है और छोड़ना चाहती है। वो सिगरेट का पैक उठाकर बॉक्स के अंदर डाल देती है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। ना कोई आवाज, ना कोई रिएक्शन। उल्टा आग ग्लास की रेट रुक जाती है और अचानक पॉली की हेल्थ रैपिडली खराब होने लगती है। वो जोर जोर से खांसी करने लगती है, जैसे किसी भी मोमेंट वो मर जाएगी। लेकिन मौत नहीं आती। इंस्टेड खांसी के दौरान उसके मुंह से एक चाबी निकल कर गिरती है और पॉली समझ जाती है कि ये गेम सिर्फ चीजों का नहीं, उसकी जिंदगी का टेस्ट है। डर से कांपते हुए पॉली घर से बाहर भागती है और मदद के लिए नेबर के दरवाजे पर जोर जोर से नॉक करती है। दरवाजा एक औरत खोलती है, लेकिन वो पॉली की हालत पर ज्यादा ध्यान नहीं देती, क्योंकि वो अपने हस्बैंड से बात कर रही होती है। पॉली ऑलमोस्ट रोते हुए कहती है, प्लीज पुलिस को कॉल कर दीजिए। औरत कैजुअली उसे अंदर बुला लेती है, जैसे पॉली का पैनिक कोई नॉर्मल बात हो। और तब अचानक उस नेबर की हेल्थ भी बिगड़ने लगती है। उसका चेहरा पेल हो जाता है
सांस हैवी हो जाती है। नेक्स्ट सेकंड वो एक चाकू उठाती है और बिना सोचे समझे अपनी नेक काट लेती है। वो वहीं मर जाती है। पोली चीखने ही वाली होती है कि वो लाश फिर से बोलती है। वो आवाज कहती है, जिसके पास भी तुम मदद के लिए जाओगी उसका यही हाल होगा। ये सुनते ही पोली की रूह कांप जाती है। वो डर के मारे वापस अपने घर भागती है। जैसे ही वो अंदर आती है, आगलास की रेट फिर से चलने लगती है। ये देखकर पोली का गुस्सा फूट पड़ता है। वो बॉक्स को उठाकर टेबल से नीचे फेंक देती है, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ती है, बॉक्स फिर से बिल्कुल वही टेबल पर पड़ा होता है। तभी उसका फोन रिंग करता है। स्क्रीन पर लिखा होता है, डैड। पोली फ्रीज हो जाती है। उसके डैड तो सालों पहले मर चुके होते हैं। उससे समझ आ जाता है कि ये कॉल भी इस सिक गेम का हिस्सा है। वो कॉल पिक करती है। दूसरी तरफ उसके डैड की आवाज होती है। पोली चीख कर कहती है, आप मर चुके हैं। लेकिन आवाज कामली रिप्लाई करती है, प्लीज ऐसा मत कहो। तभी एंटिटी बोलती है, तुमने झूठ बोला। तुम सिगरेट से नफरत नहीं करती। बॉक्स के अंदर वो चीज रखो जिसे तुम सच में नफरत करती हो। उसके डैड के लफ्ज पोली को फाइनली जवाब दे देते हैं। वो क्लोजेट की तरफ जाती है और वहाँ से एक क्रॉस उठाती है। उसके दिमाग में फ्लैशबैक आता है जब वो छोटी थी और उसके डैड बीमार थे। वो दिन रात गॉड से दुआ करती थी कि वो ठीक हो जाए। उसके डैड भी अपनी जिंदगी के लिए प्रे करते रहे, लेकिन फिर भी उसकी डेथ हो गई। और उस दिन के बाद से पोली ने गॉड से नफरत करनी शुरू कर दी। वो क्रॉस को बॉक्स के ऊपर लाकर कहती है, आई हेट यू। इस बार उसका सच काम कर जाता है। क्रॉस अचानक बॉक्स के अंदर से गायब हो जाता है और आगलास रीसेट हो जाता है। पहला टास्क कंप्लीट हो चुका होता है, लेकिन तभी अचानक एक क्रंचिंग साउंड आती है और ये आवाज मिरर के अंदर से आ रही होती है। जैसे ही पोली मिरर के करीब जाती है, उसकी अपनी रिफ्लेक्शन उससे मॉक कर रही होती है। इस मोमेंट पर रिफ्लेक्शन के हाथ में एक कटर होता है। अगले ही सेकंड रिफ्लेक्शन कटर से मिरर पर जोर जोर से वार करने लगती है। ग्लास टूटकर बिखर जाता है और वो टूटा हुआ शीशा सीधा पोली के हाथों में आ गिरता है। तभी अचानक पोली का फोन रिंग करता है। स्क्रीन पर नाम होता है सिस्टर। पोली कॉल पिक करती है। उसकी बहन बहुत पैनिक में होती है। वो कहती है, तुमने मुझे कॉल करके कहा था कि मेरी बेटी मर रही है। पोली शॉक में कहती है, मैंने कोई कॉल नहीं की। अब पोली को कंफर्म हो जाता है कि ये सब एक माइंड गेम है। वो अपनी बहन को कॉन्विंस करने की कोशिश करती है, प्लीज घर से बाहर मत निकलना, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। लेकिन बहन जवाब देती है, मैं ऑलरेडी तुम्हारे घर के पास हूँ। ये सुनते ही पोली का पैनिक और बढ़ जाता है। वो तुरंत घर से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन अब सारे दरवाजे और विंडो सील हो चुके होते हैं। गुस्से और डेस्परेशन में पोली एक टेबल उठाकर विंडो पर दे मारती है, लेकिन ग्लास टूटने के बजाय एक स्क्रैच तक नहीं आता। और तभी उसी विंडो पर एक वीडियो प्ले होने लगती है। वीडियो में उसकी बहन और उसकी छोटी बेटी होती है। उसका चेहरा पूरा खून से भरा होता है। वीडियो में पोली और उसकी नीस खुशी से खेल रहे होते हैं, लेकिन कैमरा बार बार पोली के पांव पर जूम कर रहा होता है। टैप पोली को समझ आ जाता है, ये गेम उसका लिटिल टो मांग रहा है। उससे याद आता है दूसरा रूल, वो दो जिसकी तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत है। पोली रियलाइज करती है, मुझे अपने बॉडी का हर हिस्सा चाहिए और इसी तरह इस गेम को भी मेरे बॉडी का एक हिस्सा चाहिए। दर्द से कांपते हुए वो अपना एक टो काट देती है। खून बह रहा होता है। वो टो को बॉक्स के अंदर रख कर कहती है, ये वो चीज है जो मुझे चाहिए। लेकिन कुछ भी नहीं होता। टो वहीं पड़ा रहता है।
आगलास मूव नहीं करता, खून ज्यादा बह चुका होता है। पोली अपना पांव बैंडेज करती है। तभी अचानक एक एंटिटी उसकी माँ जैसी शक्ल में अपीयर होती है। वो कहती है, रोना बंद करो। पोली चुप हो जाती है और फिर से बॉक्स चेक करती है तो अब भी बॉक्स के अंदर होता है। बॉक्स ने उससे रिजेक्ट कर दिया होता है। तब पोली को समझ आ जाता है उससे फिर से ट्रिक किया गया है। गुस्से में वो मिरर के पास जाती है। इस बार मिरर में उसकी रिफ्लेक्शन एक कटी हुई उंगली दिखाती है। ये गेम तो नहीं, फिंगर मांग रहा था। ये देखकर पोली चीख उठती है, तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। लेकिन अब पोली के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। उसने वीडियो में क्लियरली देखा होता है कि अगर उसने सैक्रिफाइस पूरा नहीं किया तो उसकी बहन को मार दिया जाएगा। दर्द से कांपते हुए पोली अपनी उंगली काट देती है और उस फिंगर को बॉक्स के अंदर रख देती है। और जैसे ही वो ऐसा करती है, घर के सारे दरवाजे और विंडोज अचानक खुल जाते हैं। पोली शुक्र अदा करती है, तुरंत अपनी कार में बैठती है और फुल स्पीड में अपनी बहन के घर की तरफ निकल पड़ती है। उसका सिर्फ एक ही सवाल होता है, क्या वो दोनों ठीक है? जब वो वहाँ पहुँचती है तो उससे घर के अंदर से क्रिसमस म्यूजिक सुनाई देता है। पोली सोचती है शायद अंदर कोई सेलिब्रेशन चल रही हो। लेकिन जैसे ही वो अंदर जाती है, सीन उसकी रूह हिला देता है। उसकी बहन और उसकी छोटी बेटी जो बेड्स पर लेटी होती है, सो रही नहीं होती, वो दोनों मर चुकी होती है। ये देखकर पोली कंप्लीटली टूट जाती है। वो अपनी नीस के जिस्म को पकड़कर बिलक बिलक कर रोने लगती है। थोड़ी देर बाद वो नीचे आती है और देखती है कि पूरा घर तबाह हो चुका है। और सबसे हॉरिफाइंग बात, जो बॉक्स पहले पोली के घर में था अब उसकी बहन के घर में मौजूद होता है। तभी अचानक उसका फोन रिंग करता है। स्क्रीन पर नाम होता है उसकी नीस का। फोन पिक करते ही आवाज आती है, आंटी, तुमने अपना टास्क अभी कंप्लीट नहीं किया। ये सुनते ही पोली चीख उठती है, तुमने क्या किया? तुमने सबको मार दिया जिनसे मैं प्यार करती थी। दूसरी तरफ से आवाज कहती है, शायद तुम्हारा प्यार काफी नहीं था। फिर आवाज फिर सवाल करती है, तुम किससे प्यार करती हो? तुम्हें वही चीज गेम को देनी होगी। पोली रोते हुए कहती है, मैं सबसे ज्यादा अपनी नीस से प्यार करती हूँ। आवाज जवाब देती है, तो जाओ उसके जिस्म से कोई भी ऑर्गन निकाल लो। ये पोली के लिए सबसे मुश्किल मोमेंट होता है। लेकिन अब वो मेंटली टूट चुकी होती है और हर चीज के लिए रेडी होती है। वो धीरे धीरे अपनी नीस के पास जाती है। उसका दिल मोम की तरह पिघल जाता है। वो इस मासूम सी बच्ची को देखकर किसी भी तरह का नुकसान नहीं कर पाती, इसलिए वो एक डिसीजन लेती है। वो उसकी बालों की एक छोटी सी लॉक काट लेती है, उसे बॉक्स के अंदर रखती है और सॉफ्टली कहती है, एली, मैं हमेशा तुमसे प्यार करती रहूंगी। और जैसे ही ये लफ्ज निकलते हैं, वो बाल बॉक्स के अंदर से गायब हो जाते हैं। इसका मतलब होता है तीसरा और आखिरी टास्क कंप्लीट हो चुका है। लेकिन उसी मोमेंट पोली को किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है। वो पीछे मुड़कर देखती है और उसकी बहन सीढ़ियों से नीचे आ रही होती है, जिंदा, बिल्कुल ठीक। उससे कुछ भी याद नहीं होता कि अभी क्या हुआ था। वो कैजुअली पोली से पूछती है, तुम यहाँ कब आई? और पोली समझ जाती है कि ये गेम सिर्फ मौत का नहीं था, ये उसकी रूह का इम्तिहान था। पोली अपनी बहन को हैरानी से देखती है और बिना कुछ सोचे सीधा बच्ची के रूम की तरफ भागती है। वहाँ वो देखती है कि उसकी नीस अपने रूम में खेल रही होती है, जिंदा, बिल्कुल ठीक। ये देखकर पोली की खुशी लफ्जों में डिस्क्राइब नहीं होती। वो तुरंत आगे बढ़कर उसे जोर से गले लगा लेती है। लेकिन अगले ही मोमेंट सब कुछ चेंज हो जाता है।
उस बच्ची का चेहरा अचानक डिस्टॉर्ट हो जाता है। उसकी स्किन पर ब्लैक स्पॉट्स उभर आते हैं। वो कोई नॉर्मल बच्ची नहीं रहती, बिल्कुल एक डीमन बन जाती है। खेलने के बजाय वो पोली के ऊपर बैठ जाती है और चाकू से उसे बार बार वार करके मार देती है। जैसे ही पोली मारती है, उसकी आंखें खुल जाती है। वो घबरा कर उठ बैठती है और रियलाइज करती है कि ये सब सिर्फ एक ड्रीम था। रियलिटी में वो अपने घर के डाइनिंग टेबल पर बैठी होती है। वो बॉक्स वही पड़ा होता है। आगलास की रेट अब भी गिर रही होती है। इसका मतलब उसका वक्त अभी खत्म नहीं हुआ। पोली कंफ्यूज हो जाती है। उसने तो सारे टास्क्स कंप्लीट कर लिए थे, हेट भी दे दिया, नीड भी दे दिया, लव भी दे दिया, फिर भी ये बॉक्स और क्या चाहता है। डिस्प्रेशन में पोली एक एक करके अपनी सबसे कीमती चीजें बॉक्स में डालने लगती है। अपनी डायमंड रिंग, अपने फेवरेट ड्रेसेस, अपने बाल, यहाँ तक कि अपना खून भी। लेकिन कुछ भी काम नहीं करता। और तब अचानक बॉक्स के अंदर से एक हाथ निकलता है जो पोली को अंदर खींचने की कोशिश करता है। पोली पूरी ताकत लगाकर खुद को बॉक्स से छुड़वाती है और तब उससे याद आता है ओल्ड लेडी का एक सेंटेंस। उसने कहा था, मैं तुम्हें ये बॉक्स अपना कर्ज चुकाने के लिए दे रही हूँ। उसी मोमेंट पोली को समझ आ जाता है ये बॉक्स एक कर्ज है और इस कर्ज से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, इसे किसी और को दे देना। अगर ऐसा नहीं किया तो ये बॉक्स उससे ही मार देगा। डिसीजन लेकर पोली बॉक्स उठाती है और नेबा के घर जाकर नॉक करती है। दरवाजा एक यंग लड़की खोलती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कभी ओल्ड लेडी पोली के घर आई थी। इस बार पोली खुद बॉक्स के साथ अंदर जाती है। उस लड़की का नाम होता है तारा। पोली थोड़ी हेजिटेशन के साथ काउच पर बैठी है और वही बॉक्स तारा के सामने रख देती है। और फिर बिल्कुल मूवी के ओपनिंग सीन की तरह पोली वही डायलॉग बोलती है, मैं अब और रहना नहीं चाहती। उसकी आवाज अजीब होती है, थकी हुई, टूटी हुई। वो तारा से कहती है, मैं बहुत थक चुकी हूँ। तारा डर के साथ पूछती है, तुम क्या चाहती हो? पोली रिप्लाई करती है, बस ये सब खत्म हो जाए। ये वही डायलॉग होता है जो मूवी के स्टार्ट में सुना था। और फिर पोली एक और शॉकिंग बात कहती है, तुम्हारे पेरेंट्स वापस नहीं आने वाले। फिर पोली बॉक्स को टेबल पर रखती है और उसे खोलती है। वो कहती है, मैं अब स्टार्ट कर रही हूँ। ये बॉक्स अब तुम्हारा है तारा। उसका टोन बिल्कुल उसी ओल्ड वुमेन जैसा होता है जो शुरू में पोली के घर आई थी। तारा बुरी तरह डर जाती है, जैसे पोली ने पहले उस औरत को घर से निकाल दिया था। वैसे ही तारा पोली को घर से निकलने को कहती है, लेकिन जाने से पहले पोली उसकी आंखों में देखकर कहती है, मैं अपना कर्ज, अपना डेट तुम पर ट्रांसफर कर चुकी हूँ। अब तुम मरने वाली हो। सीन ब्लैक हो जाता है। अचानक हम पोली को उसके अपने घर में देखते हैं, फायरप्लेस के पास। पोली को अब भी लगता है कि शायद ये सब एक ड्रीम था। तभी अचानक वही ओल्ड वुमन उसके सामने आ जाती है जो पहले आई थी। पोली सोचती है कि शायद ये स्पिरिट्स की दुनिया है, लेकिन अगले ही मोमेंट ओल्ड वुमन पोली पर अटैक कर देती है और चीख कर कहती है, बॉक्स तुम्हें मारना चाहता है। ये जहाँ भी जाता है सबको मार देता है। दोनों लेडीज के बीच वायलेंट फाइट होती है। ओल्ड वुमन पोली को मारना चाहती है, लेकिन अपनी जान बचाते हुए पोली उसे चाकू मार देती है। मरते वक्त ओल्ड वुमन सच बता देती है। वो कहती है कि बॉक्स हम जैसों को चूज करता है, जो टूटे हुए, डर के शिकार और अंदर से ब्रोकन होते हैं। वो कहती है, हमारी ग्रीफ और पेन इस बॉक्स को पावर देती है। बॉक्स को जीतने नहीं दो, उसे पावर नहीं दो और मौत से नहीं डरो।
इसके बाद पोली उठ खड़ी होती है और उसे अपनी पूरी डेड फैमिली की आवाजें सुनाई देती है। अब पोली को डर लगना बंद हो जाता है। वो फाइट के लिए रेडी होती है और यही उसे एहसास होता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। बॉक्स तारा को देकर उसने पेन का साइकिल फिर से स्टार्ट कर दिया। वो समझ जाती है कि या तो उसे गेम खुद एंड करना चाहिए था या फिर शुरू से ही इससे डरना नहीं चाहिए था। उसे ग्लास टॉट देना चाहिए था। इन सोचों के बीच फिर से अंधेरा हो जाता है और फिर पोली अपने बेड पर होती है। सुबह हो चुकी होती है। सुबह की धूप पोली के घर में आ रही होती है। वो अपना हाथ देखती है। उसकी एक फिंगर मिसिंग होती है। इसका मतलब ये होता है कि जो कुछ भी उसने रात को देखा था वो सिर्फ ख्वाब नहीं था, सब कुछ रियल में हुआ था। लेकिन इतना सब होने के बावजूद पोली जिंदा होती है। वो खिड़की से बाहर देखती है और अपनी वो नेबर देखती है जिसने रात को खुदकुशी कर ली थी, लेकिन अब वो जिंदा होती है। वो पोली को हाथ हिलाकर हेलो कहती है। पोली को लगता है जैसे सब कुछ ठीक हो रहा है। वो फौरन अपनी बहन के घर भागती है और अपनी बहन और भतीजी को जिंदा और बिल्कुल ठीक पाती है। पोली उन्हें जोर से गले लगा लेती है, शुक्र अदा करती है कि उनकी मौत सिर्फ एक बुरा ख्वाब थी। फिर पोली को तारा याद आती है, वो लड़की जिसे उसने बॉक्स दिया था। वो तारा के घर जाती है, उम्मीद करती है कि वहाँ भी सब कुछ नॉर्मल होगा जैसे बाकी लोगों के साथ हुआ, और वहाँ एक्चुअली सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगता है। तारा पोली को पहचानती भी नहीं। जब पोली रात वाली बात का जिक्र करती है, तारा बिल्कुल अनजान बनती है, जैसे उसे कुछ भी याद ना हो। पोली सुकून का सांस लेती है और शुक्र अदा करते हुए घर वापस आ जाती है। लेकिन यही पर मूवी का बिग ट्विस्ट आता है। हमें दिखाया जाता है कि असल में सब कुछ नॉर्मल नहीं था। बॉक्स अब तारा के पास होता है। तारा के घर की दीवार पर लिखा होता है, ट्रस्ट नो वन, टेल नो वन, लिसन टू नो वन। पहले हमें तारा के हाथ नहीं दिखाए गए थे, लेकिन अब जब कैमरा उसके हाथों पर जाता है तो पता चलता है कि तारा की फिंगर्स कटी हुई होती है। तारा सोफा पर जाकर बैठती है, वही वुडन बॉक्स उठाती है और उसमें कुछ डालते हुए कहती है, दिस इज समथिंग आई नीड। फिर हमें लिविंग रूम का सीन दिखाया जाता है, जहां तारा के मॉम और डैड डेड पड़े होते हैं। तारा ने अपने ही पेरेंट्स को मार दिया होता है। यहीं पर हमें समझ आ जाता है कि भले ही पोली ने अपना डेट ट्रांसफर कर दिया, लेकिन ये गेम खत्म नहीं हुआ। पोली ने अपने डर का सामना किया, लेकिन तारा ने नहीं। तारा बॉक्स से डर गई और वो बॉक्स जो कहता गया वो करती चली गई, यहाँ तक कि उसने अपने माँ बाप को भी मार दिया। इस तरह फियर और टेरर का ये साइकिल पोली से तारा तक ट्रांसफर हो जाता है और ये डेडली गेम अब नए विक्टिम की तलाश में है।